huge change in society and go out with a huge difference in this short span. Inshallah, we will start the session. मैं जो है सेशन के पैनलिस्ट के जो आप लोग के इन लोगों का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने है. सो आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस. वी वर प्लानिंग एक्चुअली एन ओपन सेशन. आप लोगों से भी कुछ क्वेश्चंस पूछने का इरादा था. इंशाल्लाह इफ़ वी हैव टाइम वी विल ऑल्सो डू दैट. तो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन मैं उबैद भाई से पूछना चाहता हूँ कि how is early career mapping very much relevant to one's successful career, and उसमें how should we navigate between our area of interest, area of expertise, and how should we choose the right career path? Assalamu alaikum. How do we choose a right career path? How do we do a career path planning? और area of interest और area of expertise में क्या डिफरेंस है, ये सवाल है. उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया. थियोरेटिकली बहुत कुछ इस सवाल पर बोला जाता है, लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने बात रखूँगा इंशाल्लाह. मैं PSF का मेंबर हूँ, प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम, और हम लोग स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं. पिछले साल मैंने करीबन 200 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की. 200 स्टूडेंट्स के साथ मैंने पर्सनली बैठकर बात की. तो जब ये स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, और ये असल में स्टूडेंट्स नहीं होते बल्कि ये एजुकेशन अपनी मुकम्मल करके या ड्रॉप आउट होकर ये लोग जो है जॉब सीकर्स बनकर या सोसाइटी में या मतलब अपने रोज़गार के लिए कुछ करने के लिए हमारे पास आते हैं, हमसे जो है गाइडेंस हासिल करने के लिए आते हैं. तो ये 200 स्टूडेंट्स के साथ जब हमने बैठकर बात की इंडिविजुअली पिछले 2 सालों में, तो ये बात सामने आई कि ये जो करियर क्राइसिस है, ये असल में हमको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट इंजीनियरिंग में आकर करियर क्राइसिस का शिकार हो गया, स्टूडेंट ग्रेजुएशन में आकर करियर क्राइसिस का शिकार हो गया. असल में ये क्राइसिस शुरू होता है स्कूल से और ये बर्स्ट होता है ये एज में आकर, ग्रेजुएशन की एज में आकर, इंजीनियरिंग की एज में आकर, 24 साल 25 साल की एज में आकर ये क्राइसिस बर्स्ट होता है. लेकिन ये शुरू होता है स्कूल से. तो करियर पाथ प्लानिंग जो होती है वो असल में स्कूल से होती है. वो अगर किसी बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अगर किसी को अच्छा टेक्नोक्रेट बनना है, अगर किसी को अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, तो ये तमाम चीज़ें स्कूल से शुरू होती है. इसके अंदर पेरेंट्स का भी रोल है, इसके अंदर उस बच्चे का भी रोल है, इसके अंदर टीचर का भी रोल है, इसमें स्कूल का भी रोल है, इसमें उस मस्जिद का भी रोल है जिस मस्जिद में वो बच्चा नमाज पढ़ता है, उस सोसाइटी का भी रोल है जिस सोसाइटी में वो बच्चा रहता है. ये पूरा एक लर्निंग एनवायरनमेंट जब उसको मिलता है तो फिर वो अपने करियर को वहाँ से प्लान कर सकता है. ये पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ बात ये आई कि व्हाट इज़ करियर, व्हाट इज़ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और व्हाट इज़ एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ये भी बहुत अहम सवाल है. एक स्टूडेंट जब पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल कर लेता है, एक अच्छा करियर बना लेता है, वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि भाई ये एक्चुअली जो जिस फील्ड के अंदर मैंने एक्सपर्टीज हासिल की है ये असल में मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ और है और मैंने इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हासिल की है. तो वो मिड करियर क्राइसिस में आ जाता है. ऐसे कई प्रोफेशनल्स हमारे सामने आते हैं जो मिड करियर क्राइसिस का शिकार है, यानी 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं, उनकी अच्छी पोजीशंस है, उनकी अच्छी सैलरी है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि मिड करियर क्राइसिस में वो आ गए हैं. तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी अगर आपको जो है बच्चों को समझाएं तो वो भी स्कूल से शुरू होता है. तो ये प्रॉब्लम स्कूल से शुरू होती है और जाकर बर्स्ट होती है इंजीनियरिंग की एज में, ग्रेजुएशन की एज में. तो करियर पाथ प्लानिंग असल में शुरू होती है स्कूल से. और मैं SIO से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आपसे जो बच्चे जुड़ते हैं वो इसी एज में जुड़ते हैं, स्कूल की एज में. तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप इन बच्चों को यहाँ से करियर की उनको जो है करियर पाथ प्लानिंग बताइए. इंशाल्लाह जो है वो लोग आगे बढ़कर एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को समझने में और अपने करियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी उनके लिए जो है उसमें वो उनके लिए जो है बेनिफिशियल होगा. जज़ाकल्लाह. सो जैसे कि आप बता रहे थे कि करियर पाथ प्लानिंग में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा अहम रोल है. तो मैं क्योंकि सलमान साहब प्रोफेसर सलमान इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन दिस सेक्टर ऑफ एजुकेशन सिंस ऑलमोस्ट हिज होल करियर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस सेक्टर. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें हायर एजुकेशन का क्या रोल है, हायर एजुकेशन की क्या पॉलिसी है, और हाउ इज़ इट अफेक्टिंग द हायर एजुकेशन एंड विथ इट इट्स अफेक्टिंग देयर करियर्स. अस्सलाम वालेकुम. ये जानना बहुत ज़रूरी है नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. इस वक्त ये गुफ्तगू करना बेकार है कि क्या पॉलिसी अच्छी थी या नहीं थी. पॉलिसी चूँकि आ चुकी है. अभी भाई ने बताया करियर के बारे में कि आप जो है SSC से शुरू करते हैं कोई कैरियर, बट इंजीनियरिंग में आके अटक जाते हैं. लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ये सहूलत दी गई है कि उसके बाद भी आप आपका ट्रैक चेंज कर सकते हैं. खुसूसन हायर एजुकेशन में ये कहा गया कि आपको जो है क्रेडिट सिस्टम की बात की गई. मैं उसके बारे में कुछ आपको बता दूंगा
कि पहली बात जो है आप कौन सा भी कोर्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक स्ट्रिंजेंट कोर्स है, चूँकि उसके एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में भी इन्वॉल्व हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में, कि उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, जैसे हायर एजुकेशन में आने के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आने के बाद, तो पहले वो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कोर्सेज करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, और थोड़े दिन के बाद अगर वो सोचेगा कि ये मेरी फील्ड नहीं है, तो उसके जो कोर्सेज करे वो बेकार नहीं होंगे। वो क्या करेगा, दूसरी कोर्स के लिए भी जा सकेगा, उसमें इसमें जो कॉमन कोर्सेस है वो भी यूटिलाइज कर सकेगा। तो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑफकोर्स थोड़ी मुश्किलात है शुरू में, लेकिन इसमें यह है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए फोर्स नहीं किया गया। जैसे आप देखें, अगर बच्चा किसी ने सीईसी में एडमिशन ले लिया तो उसको कॉमर्स ही करनी है, वो एमपीसी में नहीं आ सकता। अगर किसी ने एमपीसी में ले लिया तो उसके सामने सिर्फ इंजीनियरिंग करियर है या कोई और साइंसेस करियर है, वो फिर कॉमर्स में नहीं जा सकता। ये चीज़ों को स्ट्रिंजेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। ये जो है बिल्कुल और फॉरेन सिस्टम में आप कौन से भी कोर्स कौन से भी टाइम पे ले सकते हैं। तो इसकी जो है अगेन मैं इसमें और सवालात आएंगे इसके ताल्लुक से, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, चूँकि आपने कहा कि एसआईओ को जो है इनिशिएट लेना चाहिए, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे लोगों को जो है एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसका इल्म होगा तो इसके जो बेनिफिट्स यूज़ करने आसान होंगे। अभी प्रीवियस स्पीकर ने भी कह रहे थे कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप और इसके बारे में, ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है कि मुझे जो है एक एसोसिएट डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज़ इसीलिए बनाया गया है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर की जिम्मेदारी आपकी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें फिर देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल, छोटा सा सवाल ये था कि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इज़ वेरी नियर, और उसके लिए जो है जैसा आप बता रहे थे, डू यू थिंक इट इज़ टाइम नाउ के कोर फील्ड्स वाले भी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी बने और जो है दूसरे कोर्सेस में अपना एक्सपर्टाइज ढूंढें? जी, मल्टी डिसिप्लिनरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बन गया है। जैसे मैं आपको एक मिसाल लेते हुए चलूँ, मतलब ये कि ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर मैं इस ऑडियंस में देखना चाह रहा हूँ कि कौन मेरा सवाल मेरा जवाब समझ सक रहा है, ओके, मैं आपको इंडस्ट्री 4 की एक सिंपल मिसाल देता हूँ। मुझे एक पोल करना है इमीडिएटली कि आप तक मेरी बात पहुँची या ना पहुँची, तो ये एक फील्ड से पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ सेंसर्स लगा दूंगा यहाँ पर, जो कुछ कैमराज लगा दो जो लगे हुए हैं, आपका जो है इमेज क्रिएट किया जाएगा, आपकी डेटा प्रोसेसिंग की जाएगी, फिर मैं आपका इंटरनेट से डेटा लूँगा, तो वो अलग फील्ड हो गई। यहाँ पर से आपको जो है डेटा आया कैमरा से, IoT डिवाइसेस से, फिर आपके बारे में मैं डेटा लिया, फिजिकल रिकॉर्ड, फिर आपकी पास्ट हिस्ट्री लिया कि आपने क्लास में कैसा परफॉर्म किया और आज आप कैसा कर रहे हैं। फिर मैं उसमें और टाइम डायमेंशन लूँगा कि इस वक्त कौन सा टाइम चल रहा है, आप सुबह से बैठे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज जो है, जैसे हम बोलते थे, चूंकि हम प्लेसमेंट की भी जिम्मेदारी लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो उसमें अब आजकल ये हुआ है कि पहले कंप्यूटर साइंस वालों को हाईएस्ट सैलरी दी जाती थी। अब मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा सुन के, इस वक्त हमारा हाईएस्ट पैकेज इंग्लिश स्टूडेंट का है। इंग्लिश स्टूडेंट का क्यों? इसलिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी में कंटेंट राइटर की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है टेक्नोक्रेट से। क्योंकि जो है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एनालिसिस भी करना चाह रहा हूँ, अगर ये डेटा को भी एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, जब तक मेरे पास लीगल एक्सपर्ट नहीं होगा मैं एनालिसिस नहीं करना चाहूँगा, मेरे को पॉसिबल नहीं है। तो इस इंडस्ट्री 4.0 में क्या है, ये फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी से। सिर्फ AI की जरूरत नहीं है, सिर्फ मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ IoT की जरूरत नहीं, बल्कि डोमेन एक्सपर्ट की भी जरूरत है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लीगल ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ, ये पूरे टेक्नोलॉजी को लेते हुए, उसमें एक मिसाल देते हुए चलो आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन जो है US के वो आपके जेल्स में थी, जिसमें ये हो रहा था, आपको आज ओपनली बोलता हूँ कि हमारे लोगों को जो है कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वहाँ से नहीं निकाला जा रहा था, जबकि उनका बिहेवियर अच्छा था। ओके, हमारे और कुछ ब्लैक्स को नहीं निकाला जा रहा था। तो किसी ने जब कोर्ट में चैलेंज किया, जहाँ पर आपका AI फेल होता है, क्योंकि जहाँ तक हमारी यानी इंसान की जो है जो बड़ापन है वो कायम रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता है, वहाँ पर यह मालूम किया गया है कि जब भी ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम बोलता है कि फला जेलर ने, फला पर्सन ने अच्छा परफॉर्म किया, लिहाजा इसको जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे लोगों को वैसा नहीं हो रहा है, हर वक्त ये कहा जा रहा है कि नहीं इनका बिहेवियर सही नहीं है, जबकि वाकई में इनका बिहेवियर अच्छा है। तो वो क्या हो रहा था, वो सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड था और इंटरनेट से जो है हमारे लोगों के बारे में जो फीडबैक दिए जाते थे उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो लेकिन वो भी इंडस्ट्री 4.0 है, चूंकि डाटा वहां से ले रहा था। तो ये फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज है,
तो इसमें जो है पूरे मिलके जो है आपको डिसीजन लेते हैं, तो उसका जो है दैट्स द रीजन जो है आज मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए कई डिसिप्लिन को आना एक साथ जरूरी है, और ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कई तरफ के टेक्नोक्रेट्स हैं, हम सब मिलके जो है इंडस्ट्री 4.0 की तरफ काम कर सकते हैं। सो करियर पाथ प्लानिंग जो है जैसा आप बता रहे थे उसमें कई और फैसेट्स हैं। इट हैज़ टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी। करियर बेहतर होना है, दैट इज़ इनएविटेबल, दैट इज़ सो आपका एजुकेशन हैज़ टू बी एज गुड एज पॉसिबल, एज एक्सेलेंट एज पॉसिबल, सो यू कैन एक्सेल। सो रज़ा साहब से ये सवाल है, क्योंकि आप खुद डीन एडमिनिस्ट्रेशन हैं, सो आप बच्चों की मेंटरिंग भी करते रहते हैं अलग अलग उसमें, तो एक्सेलेंस को लेके और जो है एजुकेशन एंड करियर में एक्सेलेंस को लेके ऑलवेज ट्राइंग टू बी द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, उसको लेके आप दीन को रिलेट करते हुए कैसे मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, एक्सेलेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारी रिलीजियस टीचिंग भी है कि वॉट एवर यू डू यू हैव टू बी एक्सेलेंट इन दैट। परफेक्शन को रीच करना ये हम सब पर जिम्मेदारी है, ये इस्लाम की टीचिंग भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किया है बड़े परफेक्शन से किया है। अल्लाह ताला परफेक्शन खुद करता है और परफेक्शन को पसंद करता है। अब आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की जितनी क्रिएशन है उसमें कमाल दर्जे का परफेक्शन है, चाहे वो ज़मीन हो, माने कायनात का तख्लीक हो, कि मैंने इसमें कोई भी ज़रा सा भी आप देखेंगे कि इम्परफेक्शन नहीं है। इसी तरह अगर इंसान अपने क्रिएशन के ऊपर गौर करता है तो देखेगा कि इसमें ज़रा बराबर भी इम्परफेक्शन नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप गौर करके देखेंगे कि दोनों आँखों का जो बैलेंस है, दोनों कानों का, दोनों हाथों का, बहुत कभी ऐसा नहीं होता कि किसी का एक हाथ लंबा है दूसरा हाथ छोटा है, किसी की आँख राइट साइड की अलग है लेफ्ट साइड की अलग है, इल्ला ये कि कोई डिफेक्ट्स हों, कुछ हादसात हों, वो अलग मामला है। लेकिन एक अल्लाह ताला का जो अल्लाह की सुन्नत है कि वो परफेक्शन को पसंद करता है। और हम सबको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमूने से हमको जो तालीम मिलती है वो परफेक्शन ही की है। अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे शुरू में एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपके सामने बातें आई हैं कि ये हमारा एक अनफॉर्चुनेट डाउनफॉल हुआ है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि हम जहाँ पर मास्टर्स थे, हम जहाँ पर इल्म के होल्डर्स थे, वहाँ से एक वक्त ऐसे आया कि हम सारी दुनिया पर हुकूमत करने लगे, बादशाहत और पावर्स हमारे पास आए, और उसके बाद से एक इन्हितात का दौर आया, फिर उसके बाद स्टैग्नेशन हुआ और उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ है। अब हालत ये है हमारे स्टूडेंट्स की, इन जनरल बता रहा हूँ मैं, हमारे स्टूडेंट्स मतलब मेरे कॉलेज की नहीं बल्कि इन जनरल मुस्लिम माशरे की बात कर रहा हूँ, कि हम चाहते हैं कि हमको वो डिग्री हासिल हो जाए, किसी तरह हम पास हो जाएं, और कुछ बच्चों का एक ऑब्जेक्टिव उसमें यह है कि हम अच्छे मार्क्स ला लें उसमें। बहुत कम लोगों का, जैसे इससे पहले बात आ चुकी है प्रेजेंटेशंस में, कि बहुत कम लोगों का ये टारगेट है कि जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं उसको उसकी गहराई से, उसका मकसद के तहत उसको हासिल किया जाए, कि हम उससे कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाले बने। इल्म का मकसद ये नहीं है कि हम पैसे कमाने वाली मशीन बने। इल्म हासिल करने से माने जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, क्या तुम उसमें फ़र्क नहीं देख सकते? तो इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। यकीनन इल्म वालों का दर्जा गैर इल्म वालों के मुकाबले में ऊंचा है। वो इस वजह से है कि जब वो इल्म हासिल करता है कि उसको खुदा की मारिफत हासिल होती है, खुदा से ज़्यादा डरने वाला होता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की प्लानिंग करता है, तो और वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने एक ऑब्जेक्टिव लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो हमारी कोशिश यही है, हम तमाम स्टूडेंट्स को ये कोशिश करते हैं कि परसुएट करें कि वो परफेक्शन की तरफ जाएं। इल्म जो हासिल कर रहे हैं उसको समझकर इल्म हासिल करें, ना कि सिर्फ रेक्टिफिकेशन हो, इल्म की रूह के साथ उसको हासिल किया जाए और ये मकसद के साथ हासिल किया जाए कि मारिफत हो और बेहतर तौर पर हम सोसाइटी को उसके ज़रिए से कंट्रीब्यूट कर सकें। जज़ाकल्लाह। सो इंशाल्लाह ब्रदर उबैद, लेट्स अस्यूम के जो है a student excels in his education, inshallah motivated by the words, excels in his education and wants to excel in his career further, और वो कोई कंपनी ज्वाइन करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एंड यू आल्सो वर्क फॉर PSF एज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो वट एवर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ही इज अ पार्ट ऑफ, how important is it to work towards its development, its betterment, so it in turns affect your career?
जज़ाकल्लाह। एक बहुत अच्छा सवाल है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, आप अपने करियर को उस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये देखने में आता है कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनके करियर में स्टेबिलिटी नहीं होती, यानी वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, फिर 2 साल के बाद 1 साल के बाद छोड़ देते हैं, फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रखूँगा, तो मैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा था तो किसी सीईओ के साथ मेरा इंटरव्यू था, और जब उसने मेरा सीवी देखा तो उसने बगैर कोई सवाल किए कि उस सीवी के बेसिस पे वहाँ पर जो है मुझे सेलेक्ट किया, और उसने एक ही बात कही, आई लाइक योर स्टेबिलिटी। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल काम किया था, उसके बाद में मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 5 पर मैंने अप्लाई किया था। तो स्टेबिलिटी जो मिस होती है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इसलिए मिस होती है कि कैंडिडेट्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने करियर को ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। असल में यहाँ पे दिस इज वेयर द थ्राइविंग हैपेंस। प्रोफेशनल विल हैव टू कनेक्ट हिज करियर ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर वो ये नहीं कर पाता है तो फिर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है। और वो कैसे होता है? जब वो प्रोफेशनल अपने करियर ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट कर देता है तो फिर उसके अंदर स्टेबिलिटी भी आती है। और उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि लीडरशिप से उसका कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो, उसको ये पता रहे कि ये ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 5 साल 10 साल में क्या करने वाली है, कहाँ पर जाने वाली है, और अपने करियर ऑब्जेक्टिव को वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो 5 साल 10 साल का गोल है उससे कनेक्ट करे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यू हैव टू अनकवर द इंटरसेक्शन बिटवीन योर करियर ऑब्जेक्टिव एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब आप ये अनकवर कर देते हैं तो तब आपके करियर के अंदर स्टेबिलिटी आती है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और या फिर लेट्स से वी आर पार्ट ऑफ अ कंपनी और समथिंग, वहाँ एथिकल प्रैक्टिसेस जैसा आप बता रहे थे, एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए कुछ पॉइंटर्स अगर आप रख सकते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू बिहेव इन अ कंपनी और बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, एथिकल प्रैक्टिसेस इन प्रोफेशन। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब मैं सीरत की रोशनी में आपको दूँ। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बिजनेस करें या आप जॉब करें या आप किसी भी प्रोफेशन का हिस्सा हो, वहाँ पे ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी, एथिक्स, कैरेक्टर, ये चीज़ बहुत जो है माने रखती है। अगर कोई एक सिविल इंजीनियर हमसे पूछ लें कि भाई एक सिविल इंजीनियर होने की हैसियत से मैं दीन इस्लाम को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कोई आईटी प्रोफेशनल हमसे पूछ लें कि एक आईटी प्रोफेशनल होने की हैसियत से मैं जो है इस्लाम को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो इसका क्या जवाब होगा? आप क्या जवाब देंगे इसका? मैं एक सिविल इंजीनियर होने की हैसियत से मैं अल्लाह के दीन को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या एक आईटी प्रोफेशनल होने की हैसियत से मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? ये एक सवाल है। चलिए आइए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से हम जो है इसको समझने की कोशिश करें कि किसी भी काम में एथिक्स की और कैरेक्टर की और ट्रस्ट की क्या वैल्यू है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी को मक्के में जो टाइटल से नवाजा गया था वो क्या था? जो लक़ब अल्लाह के नबी को मक्के वालों ने दिया था, जो टाइटल दिया था, वो क्या था? अमीन और सादिक। हम बार बार इस चीज़ को सुनते हैं, जुमे के खुतबों में इसको सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और सीरत के जलसों में इसको सुनते हैं, अमीन और सादिक। बचपन से हम पढ़ते आए, लेकिन थोड़ा इसके ऊपर रुककर गौर करने की ज़रूरत है आपको कि मक्के वालों ने अल्लाह के नबी को यही लक़ब क्यों दिया, अमीन और सादिक? क्या अल्लाह के नबी बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे? बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून नहीं थे? बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे अल्लाह के नबी, बहुत अच्छी तिजारत की आपने, लेकिन बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून का लक़ब नहीं दिया मक्के वालों ने। क्या अल्लाह के नबी बहुत अदल करने वाले, बहुत बहादुर नहीं थे? आप बहुत बहादुर थे। नबूवत मिलने से पहले भी अगर किसी के पास कोई मसला हो जाता, किसी के ऊपर जुल्म हो जाता, ज्यादती हो जाती, और कोई पूछता कि कौन मुझे इससे जो है इस जुल्म से नजात दिला सकता है, कौन मेरी मदद कर सकता है, तो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताते थे। आप बहादुर थे। लेकिन मक्के वालों ने ना ही आपको अच्छे बिजनेसमैन का लक़ब दिया, ना ही आपको एक बहादुर जो है फर्द का लक़ब दिया। मक्के वालों ने अगर आपको लक़ब दिया, कोई टाइटल दिया, तो अमीन और सादिक का दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर ये मैसेज हम समझ जाएंगे तो हम हर कोई जो भी प्रोफेशन से यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं, हर प्रोफेशन में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। असल में अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन मिल जाएंगे। आप सोसाइटी के ऊपर पूरी दुनिया में आप नजर डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो है बहादुर लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको अमीन और सादिक नहीं मिलेंगे। अमीन और सादिक बहुत मुश्किल से मिलेंगे आप। आज पूरे दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी कायम है और लोग अपना कीमती वोट डालकर अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं,
लेकिन वो कीमती वोट डालने के बावजूद भी उनकी अमानतदारी और उनकी सदाकत के ऊपर लोगों को शक है। कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर उठकर ये नहीं कह सकता कि जिन लोगों ने मुझे वोट डाला है वो मुझ पर भरोसा करते हैं, वो मुझे अमीन और सादिक समझते हैं, नहीं कर सकता। ये वो एजाज है जो अल्लाह के नबी को मक्के वालों ने दिया था। अगर मैं और आप ये एजाज अपने प्रोफेशन में हासिल करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं और आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो आगे बढ़ते हुए सलमान साहब, एक क्वेश्चन, ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि एआई जो है एक स्पेशल कोर्स बन चुका है अभी, बट एआई के फ़ायदे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, वी सी इट इन मैनी फील्ड्स एंड डूइंग अ लॉट ऑफ गुड, बट एआई से एक जो खदशा ये है कि इट इज़ गोइंग टू टेक अवे मैनी जॉब्स एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अवे अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। जी, अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो ये सवाल आता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि एआई के जो प्रोग्राम, इंटेलिजेंट प्रोग्राम जिसे बोलते हैं, यानी आपको एक थोड़ी देर आपका माइंड भी डाइवर्ट करता हूँ इस पर। जैसे एआई का कोर्स मैं खुद लेता हूँ, तो मैं पहली क्लास में उनको जाके बोलता हूँ कि पहले एआई पढ़ने से पहले आपको मैं आरआई पढ़ाता हूँ। आरआई यानी रियल इंटेलिजेंस, यानी रियल इंटेलिजेंस जो इंसान के पास होती है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना, उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब तक, जैसा मैं अभी आपको एक मिसाल दिया था वो यूएस के जो है वो प्रिजन सिस्टम की, तो वैसे ही होगा कि अगर जो है इंसान सही प्रोग्राम नहीं लिख सकेगा तो कोई एआई सही काम नहीं कर सकेगा। हाँ, ये तो है कि कुछ जॉब्स कम होंगे लेकिन बहुत जॉब कम नहीं होंगे। क्यों बोले तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। वैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स, विशेष हम जो बोलते हैं कि इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो है आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेंगे। और चूंकि हर कोई ये चाहेगा कि हर काम सही हो, तो उसके लिए जो है मशीन को सिखाने की जिम्मेदारी जो है सिर्फ इंसान की है। ये आप सवाल आज कर रहे हैं, 2006 में मुझे एक इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था। ओके, एक इंटरव्यू में सवाल ये किया गया था, वो चेयरमैन ने सवाल किया कि क्वेश्चन ये था कि अगर क्या अंधा देख सकता है, ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चूंकि मैं टेक्नोलॉजी का आदमी था तो मुझे क्वेश्चन सवाल किया गया कि क्या अंधा देख सकता है। तो मैं 2006 में जवाब दिया कि टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ रही है कि हाँ देख सकता है, शायद फ्यूचर में देख सकता है। तो बोले कि कैसा देख सकता है? मैंने शायद कोई चिप लगा दिया जाए और जो है उसको जो है कुछ बीनाई दिखी जाए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बंदा सवाल करता है, अच्छा चलिए समझिए कि टेक्नोलॉजी आ गई है, आप जो है चिप से रिप्लेस किए हैं, उसको कुछ दिख रहा है, क्या आप उस जमाने में बोल सकते हैं कि मशीन हैज डाइवर्टेड, मशीन हैज इज ओवर द ह्यूमन बींग्स, बोल के पूछे? मैं बोला नहीं, ये 2006 में बोला था। क्यों बोला? तो मैंने बोला कि भाई जो चिप की प्रोग्राम है वो लिखने वाला इंसान ही है। तो जो इसके कैरियर्स बढ़ गए हैं, लेकिन इसमें ऑफकोर्स थोड़े बहुत कैरियर्स कम होंगे, लेकिन उसमें जो है बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये मिथ है कि इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज जो है कम नहीं होंगी, बल्कि इसमें इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स लिखने में और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जज़ाकल्लाह। रज़ा साहब, हम ये देखते हैं कि जैसा ब्रदर उबैद भी अभी बता रहे थे कि एथिकल प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस एक बहुत बड़ा पार्ट है, और जो है उसके साथ साथ जो है दीन की तालीमात के साथ साथ हमको चलना है, और करियर एंड एजुकेशन को जो है एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट स्ट्रीम समझा जा रहा है। तो वे टू फाइंड अ बैलेंस एंड वे टू कनेक्ट बोथ एंड हाउ टू गो फॉरवर्ड कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम। सही है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब हम एजुकेशन बोलते हैं तो वर्ल्डली एजुकेशन की तरफ हमारा दिमाग जाता है, और हम सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फिर दूसरे जो एरियाज ऑफ फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ हैं उसको समझते हैं कि यही एजुकेशन है और इसी को इल्म हासिल करना है। जबकि अगर देखा जाए तो इल्म का जो सही तस्वुर है वो दीन और दुनिया दोनों के उलूम को मिलाकर जो एक बैलेंस पर्सनालिटी बनती है, वही इल्म का हासिल करने से मुराद वही इल्म हासिल करना है। अगर आप मिसाल देखेंगे तो इस वक्त या पिछले 50 साल में या 100 साल में जितने भी करप्शन के वाक़यात हुए हैं, तो इनका अगर एनालाइज किया जाए तो ये उस वक्त के या आज के सबसे हाईली एजुकेटेड तबका है, सबसे हाईली वर्ल्डली एजुकेटेड तबका है, विच इज़ द मोस्ट करप्ट। माने एक गरीब आदमी अगर करप्शन करता है तो 50, 100, 1000, 1500, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इसका है। लेकिन जब हाईली अगर इंटेलेक्चुअल किस्म का आदमी इस किस्म का के जो वर्ल्डली सॉफ्टवेयर्स और हैकिंग वगैरह से वाकिफ हो, तो वो अरबों और रुपयों के घोटाले और करप्शन के काम करता है।
तो जितना आदमी एजुकेटेड होगा, अगर वर्ल्डली एजुकेटेड, विदाउट एथिकल एजुकेशन, विदाउट मॉरल एजुकेशन, तो उसको कोई डायरेक्शन नहीं होगा उसका। अब अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स एजुकेशन का मकसद पैसा कमाना बन गया है, और हर आदमी ये देख रहा है कि कौन सी फील्ड की मांग मार्केट में ज़्यादा है। इस वक्त एक पूरे स्टूडेंट्स का फ्लो कंप्यूटर साइंस की तरफ है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जॉब्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस की पे स्केल बहुत ज़्यादा है। तो ये मकसद इल्म हासिल करने का, अच्छा इंसान बनना, खुदा की मारिफत, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन, ये मकासद से हटकर किसमें पैसा ज़्यादा है। पैसा कमाने पे रोक नहीं है, इस्लाम उसको इंकरेज करता है, हलाल मीन से जायज़ है वो भी, लेकिन एक बैलेंस पर्सनैलिटी हो। जब हम इल्म हासिल कर रहे हैं तो इसका भी इंतज़ाम हो कि घर में कुरान और सीरत भी पढ़ाई जाए, ताकि उसको ये मालूम हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेसमैन थे, तो कैसे ऑनेस्ट बिजनेसमैन थे, किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी और उनके फेयर डीलिंग की वजह से खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको प्रपोजल दिया था शादी का। तो ये एक पर्सनालिटी हमारे लिए आइडियल है। तो ही वॉज ए प्रोफेशनल, लाइक ही वॉज ए बिजनेसमैन एट द टाइम, ऑल्सो ही वॉज हैविंग ए हाई मॉरल कैरेक्टर। तो ये दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और आजकल के नौजवानों में ये बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हमको सक्सेस हासिल करना है ताकि हम इस दुनिया में कामयाब हों, आखिरत में कामयाब हों, और ये बैलेंस के थ्रू ही हो सकता है। आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी ये जाने बगैर नहीं हो सकती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, कुरान की क्या तालीमात हैं, इसमें बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। सो वी सी दैट वी बेरली हैव एनी टाइम, सो तमाम पैनलिस्ट से जो है पुरखुलूस माजरत के साथ एक आखिरी सवाल रज़ा साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम एसआईओ में बार बार जो है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन की बात सुनते हैं, और जो है हमारी ज़िंदगियाँ जो है दीन को लगाने की बात सुनते हैं, वाइल बीइंग इन वॉट एवर प्रोफेशन वी आर, वाइल बीइंग वॉट एवर वी आर डूइंग, बीट एजुकेशन और वर्क। तो उसका कॉन्सेप्ट अगर आप मुख्तसर से उसमें अगर कॉन्सेप्ट रख सके तो बेहतर है। जी देखिए, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है, वो ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम अल्लाह की इबादत वाली ज़िंदगी गुजारें, और इसको बताया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करते हुए, करके दिखा दिया कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए। अब हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं वो ये कि ज़िंदगी माने हालात बदल गए, वक्त बदल गया। उस वक्त जो कारोबार होते थे, इस तरह के मदरसे, इस तरह की डिग्रियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन इंसानी मिजाज वही था जो आज हमारा है। अगर आप उस वक्त के हालात देखेंगे, उस वक्त भी धोखाधही थी, आज भी धोखाधही है। उस वक्त भी अच्छे अखलाक व किरदार वाले लोग थे, और आज भी अच्छे अखलाक व किरदार वाले लोग हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम एक अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारें, जिससे कि हमारी ज़िंदगी भी सक्सेसफुल हो और आखिरत भी सक्सेसफुल हो। हमको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे इससे पहले भी बात आई है कि अल्लाह के रसूल, हमारे नौजवान दोस्त हम्माद ने ईसाइयों का इंट्रोडक्शन देते वक्त कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उसको मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो है कुरान मजीद और मेरी सुन्नत। तो ये इन चीज़ों को थामना और इससे अपने लिए एक रास्ता निकालना, और इसी की रोशनी में अपने कैरियर को सेट करना। अगर हम इसको छोड़कर कैरियर सेट करते हैं तो इसका खदशा है कि हम सिर्फ दुनिया में घुलकर रह जाएंगे, सिर्फ दुनिया हम कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। एक पोजीशन पर है तो दूसरे पोजीशन पर जाना। अगर आज 5 लाख तनख्वाह है तो कल 10 लाख तनख्वाह हो, कल परसों 20 लाख तनख्वाह हो, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ऑल्दो कमाने से रोका नहीं गया है, हलाल मीन्स अपनाए जाने चाहिए, लेकिन साथ में बैलेंस हो, हलाल और हराम में फ़र्क हो, अपने घरों की अच्छी परवरिश हो, जहाँ पर रह रहे हों वहाँ पर सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन हो, और फिर जब हम जाएं इस दुनिया से तो ये हमको इतना तो यकीन हो कि हमने अपनी ज़िंदगी को लायानी चीज़ों में नहीं गंवाया, बल्कि एक मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी है। कुछ लोगों को तैयार किया है, कुछ लोगों को दीन की तरफ बुलाया है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह तमाम पैनलिस्ट का, आप लोग आए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर। क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इन कमिंग डेज अपना एक कैंपेन चलाने वाली है, स्टडी स्ट्रगल सर्विस,
और उसमें जो है जैसे रजा साहब बता रहे थे लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन का, तो हमने कुछ फील्ड्स सेलेक्ट किए हैं मेटिकुलसली, वो फील्ड्स जिसमें स्टूडेंट कम्युनिटी को अपने सजेशंस और अपने एस्पिरेशंस के साथ उसमें काम करना है, ताकि वी कैन चेंज द सोसाइटी टू बेटर, विच इज़ बिसाइड्स देयर एजुकेशन एंड बिसाइड्स देयर करियर। उसमें एनवायरनमेंट हो गया, स्टडीज़ एंड एजुकेशन हो गया, सोशल सर्वेज हो गए, कुछ इस तरह के हम रिसर्च बेस्ड वर्क करेंगे। उसके लिए हम कैंपसों से वॉलंटियर्स की गुजारिश करते हैं, जो भी विच एवर फील्ड दे आर इंटरेस्टेड इन, दे कैन कम एंड कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। जज़ाकल्लाह खैर, यू हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस। कई जो है टेक्निकल ग्लिचेस आए और प्रोग्राम भी थोड़ा सा ताख़िर हो गया, बट इट वाज गुड लिसनिंग टू यू। बस एक छोटा सा कंक्लूडिंग सेशन होगा, उसके बाद हम नमाज के लिए ब्रेक लेंगे।